Hi guys, today we'll discuss question and answer of the dust of snow. So let's start. What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? So in this question three parts are there. तो पहला पार्ट लेते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है. तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो और फ्लेक्स ऑफ स्नो. तो एकदम बारीक बारीक, फाइन मतलब एकदम हल्के फुल्के जो स्नो होते हैं उनको कहते हैं, या फिर फ्लेक्स. आपने देखा है कि फ्लेक्स वगैरह जो होते हैं कॉर्न के, ये बहुत ही लाइट होते हैं, वैसे ही डस्ट ऑफ स्नो होता है. नेक्स्ट है कि व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड. तो पोएट का मूड कैसे बदल जाता है या किस चीज़ से बदलता है. तो द सडन शार इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड. सेकेंड पार्ट का आंसर है कि अचानक से क्या होता है कि जब डस्ट गिरने लगती है स्नो की तो पोएट का मूड सडनली चेंज हो जाता है. और लास्ट है द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी. और वो बहुत दुखी, बहुत डिप्रेस, बहुत रिग्रेट फील कर रहा होता है, वो उसका मूड जो होता है वो हैप्पी हो जाता है, यानी कि वो खुश हो जाता है. ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द डे. और थर्ड पार्ट में पूछा है कि उसका मूड कैसा हो जाता है. तो बाकी का जो दिन, वो जो बचा हुआ दिन होता है वो बहुत ही पीसफुल, बहुत ही एन्जॉय के साथ बिताना चाहता है, रिफ़्रेश होकर बिताना चाहता है. नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन. हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम. द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर. तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में तीन पार्ट्स हैं. तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं. व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन पोएम्स. तो पोएट ने पूछा है कि अक्सर कौन से बर्ड्स का पोएम में जिक्र होता है. तो जनरली जो पोएट्स होते हैं, जनरली पोएट टेक्स द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज़. लाइक जनरली पोएट्स बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स को, खूबसूरत ट्रीज़ को अपने पोएम में जगह देते हैं, जैसे कि पीकॉक, पैरेट, कुकू, मैना. और बहुत ही खूबसूरत फूलों से लदे हुए पेड़ों के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जैसे पाइन हो गया, ओक हो गया, मैपल हो गया, गुलमोहर हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी. डू यू थिंक क्रो इज़ ऑफन मेंशन इन पोएम्स. क्या आपको लगता है कि कौवे को भी कभी किसी पोएम में मेंशन किया गया है. तो हम ना तो नहीं कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे नर्सरी के या बाकी के राइम्स है जिसमें मेंशन किया, कौवे को भी मेंशन किया गया है. बट हियर फ्रॉस्ट हैज़ टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच. लेकिन यहाँ पे फ्रॉस्ट ने एकदम अलग कदम बढ़ाया है. और वो क्या? ही चूज़ अ क्रो विच इज़ नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम. और उसने कौवे को सेलेक्ट किया है, अपने पोएम में जगह दी है, मेंशन किया है, जो कि पोएम्स में अक्सर मेंशन नहीं की जाती है. क्यों? क्रो इज़ ब्लैक इन कलर. क्योंकि एक तो कौवा काला होता है, और काला जो काला रंग होता है वो उसे हम लोग शोक का प्रतीक मानते हैं. एंड विथ वेरी हार्श वॉइस. और एक तो कौवे की बड़ी कर्कश आवाज़ होती है. ठीक है. और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो एंड इज़ बिलीव टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन. और कौवे का जैसे ही हमारे दिमाग में इमेज आता है तो हमेशा हम लोग उसको अपशगुन मानते हैं. बैड ओमेन मीन्स अपशगुन. थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड शोरोफुल पिक्चर्स टू आर माइंड. और जैसे ही कौवे का मन में विचार आता है तो हमारे दिमाग में एकदम बहुत ही निराशा वाली, बहुत ही दुखदाई वाली इमेज बनती है. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन सेकेंड. अगेन व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री. तो दोबारा से ये क्वेश्चन आया है कि हेमलॉक ट्री क्या है. वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटिफुल ट्रीज सच एज a maple or an oak or a pine. So let's see its answer.
अ हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक तरीके का जहरीला पौधा होता है जिसपे वाइट कलर के छोटे छोटे फूल खिलते हैं। द रॉबर्ट फ्रॉस्ट didn't choose to use an oak, maple or pine. Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. अब फ्रॉस्ट ने क्या किया है कि ओक, मैपल और पाइन इन सब खूबसूरत पेड़ों को छोड़कर उसने एक जहरीला हेमलॉक का जो पेड़ है उसको अपने पोयम में जगह दिया है। उस एक्चुअली ही डिड सो टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स। और उसने ऐसा क्यों किया है? ताकि वो ये भी दिखा सके लोगों को कि जिन चीज़ों को हम बैड ओमेन, बैड लक समझते हैं, कभी कभी ये चीज़ें भी हमारी लाइफ में क्या है, गुड लक ला सकती हैं, हमारे मूड को, हमारी फीलिंग्स को चेंज कर सकती हैं। नाउ लेट्स सी लास्ट थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? तो क्वेश्चन का मतलब है कि जो कौवा और हेमलॉक ट्री है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय रिप्रेजेंट करते हैं या sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? और जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किसके लिए या किस चीज़ का प्रतीक है? तो द crow and hemlock tree represent sorrow and depression felt by the poet in this materialistic world. अब ये दोनों ही चीज़ें मैंने पहले भी बताया है कि ये दोनों ही चीज़ें दुख, निराशा, शोक को प्रकट करती हैं। इस दुनिया में जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनमें से ये डिप्रेशन, शोरो, अनहैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करती हैं। द डस्ट ऑफ स्नो इज़ द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। और अगर आप कभी कश्मीर वगैरह घूमने जाओ तो आप जो ये स्नोफॉल वगैरह होता है उसको देखकर एक अजीब सी मन में हैप्पीनेस आती है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट होता है, ठीक है। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट्स। द पोएट इज़ हियर, पोएट की स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, ठीक है, सो दैट यू करेक्ट। Poet is entering into the time full of joy and optimism. अब जो यहाँ पे क्या है कि जब कौवे के वजह से वो डस्ट ऑफ स्नो या फ्लेक्स ऑफ स्नो जब पोएट के ऊपर गिरता है तो उसका जो सैड, डिप्रेसिंग, रिग्रेटिंग वाला जो मूवमेंट होता है वो सडनली किस में चेंज हो जाता है? हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, जॉय। और उसका बाकी का जो दिन है जो कि रिग्रेट में बीतने वाला था वो बच जाता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हैव देयर बीन सम मिस्टेक इज देयर।